जो कपल नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं तो मॉडर्न साइंस में जो एक बोन है वो है आईवीएफ। आईवीएफ के जरिए जो पेरेंट्स नहीं कंसीव कर पा रहे वो अपने पेरेंटहुड का सपना बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। आईवीएफ की ही बदौलत आज किसी भी कपल को पेरेंटहुड की जो ब्लेसिंग है इससे वंचित रहने की जरूरत नहीं है। कि आईवीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जिससे आपका बेबी नेचुरल नहीं है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनके मन में भी यही डर होता है कि ये बच्चा मशीनों में बना होगा, पता नहीं कल को वीक होएगा, पता नहीं सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। तो इसलिए मैं बड़ी क्लियरली बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ में हम कुछ भी अननेचुरल नहीं करते। सिर्फ जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है कि एग को जो स्पर्म से मिलाना है वो लैब में होता है। एग भी नेचुरल है, स्पर्म भी नेचुरल है, तो एवरीथिंग इज नेचुरल और ये बच्चा उतना ही हेल्दी होता है जो नेचुरली कंसीव किया हुआ बच्चा होता है। तो आईवीएफ सिर्फ एक जरिया है आपको बच्चा देने का। तो ये आपको, मुझे लगता है कि आईवीएफ से डरना नहीं चाहिए इसको। तो अगर आपको जरूरत है इसको एम्ब्रेस करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू हैव योर बेबी। अगर पेशेंट को स्ट्रेस लेवल है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो हमारी बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन भी काम नहीं करती। सो दिस स्ट्रेस नीड्स टू बी मैनेज्ड वेरी वेल। माँ दुनिया का सबसे पवित्र शब्द है माँ, और माँ बाप बनना कहते किस्मत वालों को ये सुख मिलता है। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अंजू गर्ग हमारे साथ है। थैंक यू सो मच मैम, आप अपना कीमती समय लेके हमारे साथ। इट्स माय प्लेजर। सो दिल की बात दिल से कर रहे हैं मैम, तो सारी बातें आज हम दिल से करने वाले हैं। सो बीइंग अ डॉक्टर, तो मैम मैं तो बहुत आपके सामने क्वेश्चंस रखने वाला हूँ। आज काफी लिस्ट में लेके आया हूँ आपके सामने। जस्ट शूट। तो कहते हैं ना ब्रिंग इट ऑन, तो वो आज मैम चीजें देखने को मिलेगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, आज मैम 2025 में आ गए, मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, पर कहीं ना कहीं एक नाम बहुत उभर के सामने आ रहा है, आईवीएफ। तो डॉक्टर अंजू हमारे साथ है, लुधियाना वासी है, पूरे पंजाब भर से लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, व्हाट इज दिस आईवीएफ? आईवीएफ स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो कपल नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं तो मॉडर्न साइंस में जो एक बोन है वो है आईवीएफ। आईवीएफ के जरिए जो पेरेंट्स नहीं कंसीव कर पा रहे वो अपने पेरेंटहुड का सपना बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। आईवीएफ की ही बदौलत आज किसी भी कपल को पेरेंटहुड की जो ब्लेसिंग है इससे वंचित रहने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस मैम। सो काफी सवाल, जब मॉडर्नाइजेशन मिल रही है, इतनी एडवांसमेंट्स हो रही है, पर कहीं ना कहीं मैम एक डर भी होता है। एडवांसमेंट्स आ रही है, सब कुछ आ रहा है, पर एक डर जरूर हर किसी के मन में रहता है। एक पुराना टाइम था मैम, आईवीएफ का नाम भी नहीं जिक्र होता था और इतने बच्चे हो जाते थे, 10-10, 8-8 बच्चे होते थे हर घर में। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, मेरे पेरेंट्स के 5 भाई बहन, और उसके ऊपर मेरे, अगर मैं फैमिली के बारे में बातचीत करूं, मेरे मदर होगी, तो 3 फैमिली मेंबर्स तो थे मिनिमम। सो आज ऐसा क्या एरा हो गया कि मैम आईवीएफ की जरूरत पड़ रही है? आज काफी यंग बच्चे देख रहे हैं, कहते कि यार बेबी प्रॉब्लम्स हो रही है, मिन्नतें मांग ली, मनतें मांग ली, कहीं चले गए, वहां चले गए, बट फिर भी जो एडवांसमेंट आईवीएफ लेके आ गया है, एक माँ बाप बनने का सुख तो मिल रहा है, बट ऐसी क्या कमियां हो रही है कि ये कमी हर कोई यंग जनरेशन फील कर पा रहा है? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पुराने जमाने में जाना पड़ेगा। आप देखो, जो पुराने जमाने थे उस जमाने में फीमेल्स वर्किंग नहीं थी, उनके लिए एजुकेशन वाज नॉट अ प्रायोरिटी, तो जल्दी शादी हो जाती थी, जल्दी बच्चे हो जाते थे। एज और फर्टिलिटी दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है फर्टिलिटी कम होती जाती है। आफ्टर 30 फीमेल की जो फर्टिलिटी है डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, 35 बहुत ही शार्प डिक्लाइन आता है। तो यही एज करियर की है, यही एज है जब फर्टिलिटी डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है। सो दैट इज द मेन रीजन कि जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स इतनी आ रही है, आईवीएफ की इतनी जरूरत पड़ रही है। दूसरा है लाइफस्टाइल। जो यंग कपल्स हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी फर्टिलिटी जो डिक्रीज हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर पुअर लाइफस्टाइल।
लाइफस्टाइल में आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी जो एक्सरसाइज आप नहीं इंक्लूड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, स्लीप पुअर है, so then substance abuse like alcohol, smoking and drug abuse, ये सारी चीजें हैं जो आपकी फर्टिलिटी, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों की फर्टिलिटी पे असर डालती हैं। सो आई वुड से कि आजकल की जो सिनेरियो है इसमें जो एक तो है कि फीमेल की जो एज है वो मैरिज की एज वेल एज चाइल्ड बेयरिंग की एज जो बढ़ गई है, दैट इज द रीजन कि हमें आईवीएफ जैसे प्रोसीजर की जरूरत पड़ी। और जो यंग कपल्स है उनमें जो उनका लाइफस्टाइल है दैट इज व्हाट इज हार्मिंग देम। ऑलराइट, तो काफी चीजें आपने बता दी कि मैम डाइट मिसमैनेज्ड है और स्क्रीन टाइमिंग वगैरह हो गई, काफी चीजें, स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है आईवीएफ को इनहांस करने के लिए। बट मैम अब ये एडवांसमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, आईवीएफ आ तो गया है, पर साथ के साथ कहीं ना कहीं आपने ये बात भी कही कि करियर की भी वही एज है और साथ के साथ जो हमारी फिजिकल बॉडी की जो नीड्स है, जो बेबी की है, वो भी 30 तक होती है, वो 35 तक शार्प डिक्लाइन आ जाता है। सो आपसे बातचीत कर रहे हैं मैम, सो हाउ वी कैन मैनेज, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, एक जिंदगी करियर बहुत जरूरी है और दूसरी तरफ मैम अपनी फैमिलीहुड को आगे बढ़ाना, और इसका कॉम्बिनेशन हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? So that is where this assisted reproductive techniques they work, they come into action. तो आज की जो औरत है उसको अपनी जो सपनों को दबाने की जरूरत नहीं है कि उसको अपना मदरहुड एंजॉय करना है तो शी शुड सेक्रीफाइस हर करियर, या फिर करियर के लिए अपने मदरहुड के जॉय से वंचित रहने की जरूरत नहीं है। आईवीएफ कैसे हेल्प करता है कि फॉर दैट यू हैव टू डू द प्लानिंग, आपकी करियर प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी जो मैरिज की प्लानिंग होनी चाहिए, आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि हाँ मैं इस एज में जाके मैंने शादी करनी है, इस एज में मैंने बच्चे करने हैं। तो समहाउ करियर के पीछे वो अगर पीछे छूट रहा है तो आप अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। इन दैट केस एट अ यंग एज लाइक इन 20s और लेट 20s यू कैन प्रिजर्व योर एग्स। एग्स को आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर, यू हैव चोजन अ पार्टनर बट यू डोंट वांट टू स्टार्ट अ फैमिली राइट अवे, तो आप अपने एम्ब्रियोज बना के फ्रीज कर सकते हैं। So whenever you are ready for family, you can get those embryo transfer in your uterus and you can be blessed with a baby. Very nice. I think ये बहुत ही अच्छी एडवांसमेंट है कि आप अपने एग्स को फ्रीज कर सकते हैं। So we are talking about freezing now. When is the right age कि हम अपने इस एज में एग्स को फ्रीज कर सकते हैं? If we are talking about the male, वो अपने स्पर्म्स भी आई गेस वो फ्रीज करवा सकते हैं। देखो जो मेल स्पर्म है उसके लिए बहुत ज्यादा हमें फ्रीजिंग की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका एज के साथ इफेक्ट तो पड़ता है बट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। इट इज द फीमेल हुज बायोलॉजिकल क्लॉक इज रनिंग व्हिच वी कैन नॉट स्टॉप। सो इन दैट केस आई थिंक 20 to 30 इज द आइडियल एज, और उसमें भी 24, 25, 26 दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन प्रिजर्व योर एग्स। ऑलराइट, सो ये काफी चीजें आपने क्लियर कर दी है। अब मैं बातचीत कर रहा हूँ कि ये फ्रीजिंग का जो टाइम पीरियड होता है मैम, ये कब तक होता है और कब तक करवा सकते हैं? ये भी because there's a lot of myths there's a lot of freezing you can get it for indefinite time। तो हमने तो उनको बहुत कम टेम्परेचर पे फ्रीज कर दिया है वो जो एग्स हैं आपके। सो 2 years, 3 years, 5 years down the line you want to wait, you can wait with freezing। Alright, so freezing के बारे में आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैम। आजकल जो यंग जनरेशन है कहीं ना कहीं हम फीमेल्स में भी देख रहे हैं, तो पीसीओडी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, वो भी काफी ज्यादा बच्चों में देखी जाती है। सो व्हाट कुड बी द रीजंस? क्या ये फ्यूचर में जाके फर्टिलिटी को एनहांस करेगी या बूस्ट करेगी या फिर डिस्ट्रॉय करेगी? वो भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो जो पीसीओडी जो है दैट इज ए हार्मोनल प्रॉब्लम। पीसीओडी के कई रीजंस होते हैं। फर्स्ट इज जेनेटिक, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? जेनेटिक है तो जेनेटिक दे ट्रांसमिट, बट गुड थिंग अबाउट पीसीओएस इज दैट this can be controlled with your lifestyle. If you maintain your weight and you are physically active and your diet is good, you can control PCOS to a great extent. Alright. And
this moment you feel that there is some hormonal imbalance in female that reflects with irregular cycle, increased weight, facial hair, acne, and there are some other symptoms too, which tells something is going inside your body and now you need to see a doctor. So उस केस में डिले मत करें. आपकी बॉडी में कुछ भी आपको लगता है कि अब नॉर्मल हो रहा है, पीरियड्स नहीं ठीक आ रहे, साथ के साथ डॉक्टर की एडवाइस लें, तो आप थोड़े महीनों की ट्रीटमेंट के बाद यू विल बी बैक टू नॉर्मल अगेन. सो अगर हम इसको नेग्लेक्टेड छोड़ते हैं, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते, हाँ वेट बढ़ी जा रहा है और हमने तो जंक ही खाना है, वी कांट चेंज, स्ट्रेस के लिए कुछ हम मैनेज नहीं करते स्ट्रेस को, तो ये सारी चीजें जो है, या फिर आजकल मेट्रोज में तो स्मोकिंग, अल्कोहल, इट्स कॉमन इन मेल फीमेल्स एवरीवेयर. सो अगर हम इन चीजों पे नहीं ध्यान देते तो PCOS कैन नॉट बी कंट्रोल. बट अगर यू पीपल आर अवेयर एंड यू नो दैट समथिंग इज टू बी डन फॉर दिस, इट इज वेरी मच ट्रीटेबल एंड मैनेजेबल. वेरी नाइस. बहुत ही अच्छा लग रहा है डॉक्टर अंजू से इतनी बातें कर रहा हूँ, इतने सवाल मैं लेके आया हूँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे जो दर्शक हैं, जो यंगस्टर्स हैं और साथ के साथ जो न्यूली कपल जो शादी भी हुई है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छी वीडियो आने वाली है. तो कुछ और सवाल मैं लेके आया हूँ. मैं जानना चाहता हूँ कहीं ना कहीं मैम IVF का जब नाम आ रहा है, ठीक है, एक पेरेंट्स है, एक कपल है, कोई भी इंसान है, कहीं ना कहीं आप IVF तो कर रहे हो, एक मदर और फादर का सपना भी पूरा कर रहे हो, माँ बाप बनने के सपने पूरे कर रहे हो, पर एक चीज से मैं अभी भी कहीं ना कहीं वो रहता है, वो है डर. हर किसी के मन में वो डर रहता है कि मैं करवाऊं कि ना करवाऊं, ये मेरे को करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए. आपने तो बता दिया कि 35 के बाद कंप्लीटली डिक्लाइन हो जाता है जो फर्टिलिटी रेट्स है, पर कहीं ना कहीं फिर भी एक डर हमेशा जिंदगी भर से आता रहता है कि मेरे को जाना चाहिए IVF के लिए कि नहीं जाना चाहिए. मॉडर्नाइजेशन है, टेक्निक्स है, कहते हैं कि हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं, पर वो उस डर को मैम हम कैसे दूर कर सकते हैं? उस डर को हम अवेयरनेस से ही दूर कर सकते हैं. एजुकेट देम अबाउट IVF, मेक देम अवेयर अबाउट IVF कि IVF में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जिससे आपका बेबी नेचुरल नहीं है. मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनके मन में भी यही डर होता है कि ये बच्चा मशीनों में बना होगा, पता नहीं कल को वीक होएगा, पता नहीं सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं. तो इसमें मैं बड़ी क्लियरली बताना चाहती हूँ कि IVF में हम कुछ भी अननेचुरल नहीं करते. सिर्फ जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है कि एग को जो स्पर्म से मिलाना है वो लैब में होता है. एग भी नेचुरल है, स्पर्म भी नेचुरल है, तो एवरीथिंग इज नेचुरल. और ये बच्चा उतना ही हेल्दी होता है जो नेचुरली कंसीव किया हुआ बच्चा होता है. और जो प्रॉब्लम नेचुरली कंसीव किए हुए बच्चे को आ सकती है, वो प्रॉब्लम इस बच्चे को आ सकती है. सो IVF सिर्फ एक जरिया है आपको बच्चा देने का. तो ये आपको, मुझे लगता है कि IVF से डरना नहीं चाहिए. इसको तो अगर आपको जरूरत है, इसको एम्ब्रेस करना चाहिए, बिकॉज this is the only thing which can help you have your baby. Very nice. तो काफी चीजें आपने मैम क्लियर कर दी हैं और कहीं ना कहीं अभी भी सवाल आ रहे हैं मन में मेरे. आपने ये तो कह दिया कि डर एजुकेशन से हम दूर कर सकते हैं. हर कोई अगर इसके बारे में जानता होगा, नॉलेज होगी, तो वो इसके आगे स्टेप ले सकते हैं. आई थिंक इस वीडियो से काफी चीजें क्लियर होने वाली है. IVF के बारे में आपने बता दिया मैम, बट हाउ दिस प्रोसीजर इज डन वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे ये चीजें एक्टिव होती हैं. So IVF का जो प्रोसीजर होता है, whenever patient comes to us, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, फिर उसकी टेस्ट करते हैं. टेस्ट से हमें पता चलता है कि कहाँ भी प्रॉब्लम है. तो अकॉर्डिंगली हम हर पेशेंट के हिसाब से प्लान कस्टमाइज करते हैं कि इस पेशेंट को क्या चाहिए. देन भी उस पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ जी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये ट्रीटमेंट चाहिए. वंस द पेशेंट रजिस्टर्स विद अस, तो हम Day 2 ऑफ साइकिल पे बुलाते हैं. जो फर्स्ट स्टेप ऑफ IVF इज ओवेरियन स्टिमुलेशन. इसमें हम ओवरीज को इंजेक्शन से स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग्स. तो ताकि हमें मल्टीपल एग्स मिलेंगे तो प्रेगनेंसी के ज्यादा चांसेस हैं, राइट. तो जब एक बार वो एग्स हमें काफी क्वांटिटी में मिल जाते हैं, उनका साइज ऑप्टिमम हो जाता है, देन देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड oocyte retrieval. oocyte retrieval एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जो हम अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, और इसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, उसको पता ही नहीं चलता इस प्रोसेस का. तो वो हम एग्स निकाल लेते हैं.
तो तब आता है हमारा आईवीएफ लैब का काम। वो एग्स और स्पर्म को हम लैब के बड़े ही कंट्रोल्ड एंड क्लीन एनवायरनमेंट में फर्टिलाइज करते हैं। डिपेंडिंग की पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, वी शुड गो फॉर कन्वेंशनल आईवीएफ और इक्सी, अकॉर्डिंगली हम हर पेशेंट का डिसाइड करते हैं। तो उसको 3 to 5 डेज के लिए हम लैब में ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। Alright. फिर डे 3 या डे 5 हर पेशेंट के लिए डिफरेंट होता है। हम जो वो एम्ब्रियोज बनते हैं उनमें देखते हैं कि गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज कौन से हैं, उनको हम फीमेल के यूट्रस में प्लेस कर देते हैं। देन वी वेट फॉर 2 वीक्स, चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी हुई या नहीं। Very nice. I think it's a long procedure और काफी मैथ्स इन्वॉल्व है, और काफी प्लानिंग इन्वॉल्व है, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए। एंड डॉक्टर अंजू क्लिनिक के बारे में भी बातचीत करें। आई थिंक यहाँ पे हर माँ बाप के सपने पूरे होते हैं। यहाँ पे हर एक माँ बाप निश्चित तौर से एक माँ बाप बन के ही जाते हैं। यहाँ पे कपल पेरेंट्स बनने का सपना साकार कर पाते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अंजू क्लिनिक जो कि लुधियाना भर में बहुत अच्छा नाम बन गया यहाँ पे। और कुछ सवाल इसके साथ और भी जुड़े हुए हैं मैम। आईवीएफ ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन तो बन गया है मदर और फादर बनने का, बट इसके साथ एक कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। तो मैं एक अप्रोक्सीमेटली अमाउंट जानना चाहता हूँ जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं विजिट करने के लिए या मदर फादर बनने के लिए, तो एक बजट उनके माइंड में सेट हो कि इतने से इतने में होने वाला है। अगेन जो आईवीएफ प्रोसीजर है इसमें ना जो वी कैन नॉट कोट अ वैल्यू, like it will be same for all the patient. हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। कुछ पेशेंट को ज्यादा इंजेक्शंस लगते हैं, कुछ को कम लगते हैं, कुछ को फ्रीजिंग की जरूरत होती है, कुछ को नहीं होती। किसी के एम्ब्रियोज गुड क्वालिटी बनते हैं, किसी के एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बनते। सो हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है। सो आई कैन कोट अ फिक्स्ड वैल्यू बट समवेयर अराउंड 1 lakh to 3.5 to 4 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। तो ये उसका कॉस्ट आ जाता है। कॉस्टिंग रहती है। सो मैम हम बातचीत कर रहे थे कि एग्स, तो अगर हम फीमेल्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो कितने एग मंथ के अंदर वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और कितने फर्टिलाइज होते हैं, ये भी थोड़ा सा बीइंग अ वीमेन शायद मेरे को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है और यही सवाल मेरे शायद दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा। तो इस सवाल का आंसर देने के लिए मुझे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाना पड़ेगा। ठीक है, जो हर फीमेल के जो बॉडी में एक साइकिल होता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जब वो स्टार्ट होता है, जिसको जस्ट आफ्टर जब पीरियड्स आते हैं हम उसको डे 1 ऑफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो बच्चेदानी की जो परत है वो झड़ जाती है, तो वो ब्लीडिंग के से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, साथ के साथ क्या होती है, ओवरीज में एग्स होते हैं जी। जो अगर जो फीमेल आईवीएफ का ट्रीटमेंट नहीं ले रही, इन नेचुरल साइकिल हर मंथ एक ओवरी से एक एग मैच्योर होता है। Alright. तो उस एग को मैच्योर होने में अराउंड 12 to 14 डेज लगते हैं। राइट, तो उसके बाद वो एग रप्चर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस जो ओवुलेशन प्रोसेस है वो फीमेल के प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पीसीओडी हो गया या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो गया या फिर वैसे पेशेंट ओबीज है, उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में, ये सारी जो चीजें हैं ये एन ओवुलेशन करती हैं कि वो एग रप्चर नहीं होता। तो एग रप्चर होता है, देन थ्रू ट्यूब्स इट रीचेस यूट्रस एंड देन व्हेन इट combines with semen, fertilization happens and the baby is formed. वो बेबी जब इम्प्लांट होता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसके बाद female becomes pregnant and if that eggs doesn't get semen or sperm, तो उस केस में that is destroyed and body gets a signal that now the progesterones they are not there and there is hormonal withdrawal and when bleeding occurs. Very nice. I think डॉक्टर अंजू ने बहुत ही क्लियर वर्जन से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया पूरा साइकिल, कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे प्रेगनेंसी अकर होती है और कैसे एक जो बेबी है धरती पे जन्म लेता है। तो बहुत ही अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो काफी चीजें आपने क्लियर कर दी है मैम। अब जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो बच्चे, जो कपल देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैम होमवर्क क्या करना चाहिए आईवीएफ करने से पहले, उनको क्या पता होना चाहिए कि क्या चीजें मेरे में है, कौन सी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है फीमेल इज वेरी हेल्दी, कभी स्पर्म जो हम कह रहे हैं शुक्राणु जो कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं
डेफिशिएंसी ऑफ स्पर्म रह जाती है, कुछ दोनों मेल एंड फीमेल दोनों एट्रीब्यूट्स मायने रखती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कपल इस समय देख रहे हैं वो क्या होमवर्क करना चाहिए बिफोर टेकिंग आईवीएफ? That is a really good question. I would love to answer this. क्योंकि ये एजुकेशन होनी, ये अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है. Whenever you know there is some problem and you need IVF, तो उससे पहले आपकी बॉडी should be in the best of your health. तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? उसको आप सबसे पहले तो अपना वेट मेंटेन करिए. बोथ पार्टनर्स मेल एंड फीमेल का वेट जो है ऑप्टिमम होना बहुत जरूरी है. वो आप कैसे कर सकते हैं? आप अपनी डाइट इंप्रूव कीजिए, आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी लेके आइए, जंक फूड को बिल्कुल ना करिए और प्रॉपर स्लीप लीजिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए और से नो टू अल्कोहल, कैफीन, स्मोकिंग एंड एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज. बिकॉज ये सारी चीजें जो है आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करेंगी. एंड स्विच टू फर्टिलिटी फ्रेंडली फूड विच यू कैन इजिली गेट ऑन नेट ऑल्सो. omega-3 rich food, veggies, fruits and everything colorful and homemade food, and improve your sleep and decrease your screen time and manage your stress with yoga or any hobby. So all these things, they need to be done. And one important thing I want to talk here about is mental health. Mental health, yeah. Because couples who don't conceive, they have a lot of family pressure कि बच्चा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, especially the female partner, especially from in-laws side. तो whenever the patient they come to me, they're in a very bad mental state. So need to work on that also. They need to find support. There are many support group on internet also, Google, Facebook. You can join them. And for the partners, for the couple, I would like to advise them to be supportive to each other. Exactly. If one partner has a problem, you should not be on the blaming game, but rather supporting that partner. Exactly. So that is the main factor which is going to bring the best results of IVF. Because अगर पेशेंट को स्ट्रेस लेवल है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो हमारी बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन भी काम नहीं करती हैं. So this stress needs to be managed very well. Very nice. So डॉक्टर अंजू ने बहुत ही अच्छे से बताया, जब हम जीवन साथी अपना चूज करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आजकल पहले मैम कुंडलियां मिलाई जाती थी, आज कुंडलियों से पहले रिपोर्ट्स भी मिलाई जाती है, कहीं ना कहीं मैंने देखा है. तो डॉक्टर अंजू ने जैसे कहा कि सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पार्टनर आपको अच्छे से सपोर्ट करें, अंडरस्टैंड करें. अगर आप में कोई कमी है तो आपका पार्टनर अच्छे से आपको समझे, या आपके पार्टनर में कमी है तो आप अच्छे से समझे. और जैसे कि मैम आपने कहा कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है आजकल, अक्सर हमने देखा है कि स्ट्रेस को मैनेज करना भी आना चाहिए. आपने कहीं ना कहीं मैम इस इंटरव्यू में आपने ये कहा कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है. तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल जो बॉडी है वो कैसे एट्रीब्यूट करती है. जैसे कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा हम सोच रहे हैं, हमारी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ अच्छी चीजें देख रहा हूँ, माई बॉडी स्टार्ट रिएक्टिंग पॉजिटिवली. अगर हम कुछ नेगेटिव चीजें तो हमारी बॉडी नेगेटिव रिएक्ट करती है. तो जितने भी दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ गए, मैं चाहता हूँ कि आप उनको बताएं कि पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव माइंडसेट कितना जरूरी है. प्रेगनेंसी इज देयर, चाहे है चाहे नहीं है, बट फिर भी पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव माइंडसेट, हाउ क्रूशियल इट इज. जो स्ट्रेस है, किसी भी तरह का स्ट्रेस जिसके कारण आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, वो बॉडी में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं. ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, स्पेशली फॉर योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आल्सो. सो इफ यू नो दैट स्ट्रेस इज गोइंग टू हार्म योर दिस फर्टिलिटी, आई थिंक दैट विल आल्सो हेल्प यू divert from your stress. Okay. And that will also help you to seek help. Okay. So काफी बातें हम करने वाले थे और काफी की भी है हमने. आपने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, तो जो कि आई थिंक हर किसी को ये कहीं ना कहीं से पता लग रहा है कि ये चीजें अवॉइड करना चाहिए. पर कहीं ना कहीं आप एक चीज और मेंशन करिए, कैफीन. कैफीन, हैविंग लॉट अमाउंट ऑफ कैफीन कैसे इंपैक्ट कर सकती है फर्टिलिटी रेट्स को. चाहे मेल के बारे में बातचीत करें, आप चाय के बारे में बातचीत करें, देयर इज लॉट ऑफ कैफीन ओवर देयर. फीमेल, मेल, एवरीवन इज कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कैफीन. So caffeine doesn't impact directly, but it impacts indirectly. आप कैफीन लोगे रात को, सोओगे कैसे? Exactly. है ना? It will impair your sleep. And also
it activates your brain at the time when it should be sleeping. So that imbalances your hormones inside your body. So within moderation, caffeine is okay. It's not like totally no, but some people are in a habit कि हर घंटे बाद एक चाय का कप आ रहा है कि हमें कॉफी चाहिए, especially when you're in corporate work, there is lot of stress of work and long working hours है, तो उन cases में कैफीन जो है वो harm करती है. It is impacting that caffeine male female दोनों के ऊपर impact कर रही है, right? Alright. So having moderate amount of caffeine बहुत जरूरी है. मतलब कि ये ना हो कि हमें अक्सर हम बचपन में भी सुना है excess of everything is bad. Yes. If you're consuming everything excessively, उसका negative impact होने वाला है. But alcohol and smoking, they are totally no. Totally no. They should even be in moderation. Okay. Moderation में भी नहीं आते. It has to be completely stopped. Alright. So काफी चीजें clear हो गया. आज अंजू क्लिनिक के बारे में बातचीत कर रहे हैं मैम. यहाँ पे IVF सेंटर कम, यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं मैंने देखा आज भी रोते हुए जाते हैं कि आज हमें बेबी वी आर पॉजिटिव, आज हमें कोई मम्मा पापा कहने वाला होगा. तो ये एक मंदिर का स्थान भी हम कह सकते हैं कि पीपल आर फीलिंग कि हम यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकते हैं बीइंग अ फादर, क्योंकि लोग काफी मंदिर जाते हैं, काफी गुरुद्वारा जाते हैं कि मैं पापा बनना चाहता हूँ, मैं मम्मा बनना चाहता हूँ, पर यहाँ पे आके वो सपने साकार हो रहे हैं. हाउ यू फीलिंग मैम? वो एक पॉजिटिव हो रहा, पॉजिटिव एनर्जी यू आर होल्डिंग इनसाइड यू, और कितने सपने आप साकार कर पा रहे हैं. हाउ यू फीलिंग अबाउट इट मैम? Definitely it feels really nice जब आप सक्सेसफुल होते हो अपने IVFs में और पेशेंट्स को वो खुशी देखते हो उनकी आंखों में. It is इमोशनल मोमेंट फॉर मी टू, क्योंकि जितनी खुशी उनको हो रही है बच्चा पाके, उससे ज्यादा मुझे हो रही है कि आई वाज एबल टू हेल्प देम. So God has given me that skill that I am able to help those people. I am really grateful to God too, and I want to continue to help my people fulfill their dream of parenthood. And it is a really great feeling. And जैसे कि हम तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं, मैं कहूँगी सिर्फ डॉक्टर को डॉक्टर मानिए, बिकॉज वी आर नॉट गॉड. हम सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज से आपको हेल्प कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो रिजल्ट देना वो भगवान ने देना है. तो व्हाट कैन हेल्प यू इज योर पॉजिटिव माइंडसेट. दैट आई टेल टू ऑल माय पेशेंट कि आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. अगेन वेरी इजियर सेड देन डन, क्योंकि ये जो नेचुरल है कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, मनी एंड there is a hope inside you, right? But still there are some things which are not in our control. There is a reason of infertility which we call unexplained infertility. In that case there is no problem with both the partners, still the parent they cannot conceive. So in that case also IVF is very helpful. और मैम की बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है. तो मैम कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैम जिस कोशिश में लगे रहते हैं, कहते हैं कि हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी भगवान के हाथ में है. तो कोशिश से मुझे कुछ बात याद आ रही है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सो डॉक्टर अंजू हमारे साथ हैं, बहुत ही पॉजिटिव ऑरा मिला है, और अंजू क्लिनिक के बारे में बातचीत कर रहे हैं. मैम कहाँ पे ये जो वेन्यू है, और अगर कोई पेशेंट है, कोई कपल है, अपनी क्वेरीज आपसे कोऑर्डिनेट करना चाहता है, वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैम? डॉक्टर अंजू IVF क्लिनिक जो है वो लुधियाना में लोकेटेड है. ये पखवाल रोड, SBS नगर, बिल्डिंग नंबर 677F में लोकेटेड है. फिर आप भी कोई फर्टिलिटी इशू फेस कर रहे हैं, यू आर प्लानिंग फॉर IVF, अभी सोच रहे हैं, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे हुए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और या हमारी क्लिनिक विजिट कर सकते हैं. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. सो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर अंजू से मिलके. बहुत ही बातें, बहुत ही जो सिचुएशंस थी, मिथ्स थी, वो सारी कुछ क्लियर हो रही है. बट जाते जाते मैम एक बार बीइंग हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर इन माय हार्ट, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब नन्हे मुन्ने बच्चों के आप लाइक व्हेन दे आर इन योर हैंड्स, आपको फीलिंग कैसे आती है मैम? हाउ डू यू फील? मतलब कि इतनी कोशिशों के बाद एक छोटा सा प्यारा सा बेबी आपके पास होता है.
इट्स रियली ट्रूली डिवाइन फीलिंग, हेवनली फीलिंग होती है जब उस बच्चे को होल्ड करो, जिसको हमने लैब में बनाया, फिर उसको हमने मॉनिटर किया अल्ट्रासाउंड पे, इट वाज अ टाइनी डॉट इन द यूट्रस, उसको ग्रो करते देखते हैं, और जब वो हमारे हाथों में आता है, सो आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग इन वर्ड्स. तो I am really blessed to be in this profession, and I love this profession of mine, that I am able to help people with such bundle of joys. I can relate with one incident. There was a female who was like more than 40 years trying for last 14 years to get pregnant. Okay. And she was very much disappointed with life and everything. There was no purpose in life. So she came to me, and I tried my best, and we were able to achieve a very cute baby girl, and that girl is around 6 months old now. Very nice. Wow. And That's beautiful. that was really heart touching, and the feeling of parents, the joy in their eyes, and that is really feast to your eyes to see. So कहीं ना कहीं आपने अभी ये बताया कि at the age of 40, मतलब कि आपने एक सोल्यूशन तो बता दिया IVF, कि अगर आपको बेबी चाहिए यू कैन प्लान फॉर IVF अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो आपने कहा था कि 35 के बाद शार्प डिक्लाइन आ जाता है, बट वहां पे भी आपने एट द एज ऑफ 40 शी वाज एबल टू हैव अ गर्ल बेबी. सो मैं एक सवाल इसके साथ मेरा और रिलेट हो गया कि एट व्हाट एज हमें ये होप छोड़ देनी चाहिए कि IVF भी अब काम नहीं करने वाला. तो इस केस में जो आफ्टर 35 जो शार्प डिक्लाइन होता है, तो उसमें हमारे पास IVF के साथ एक ऑप्शन होता है डोनर एग. ओके. सो उसमें हम क्या करते हैं कि यंग फीमेल्स का जो एग लेके हस्बैंड के सीमन के साथ फर्टिलाइज करते हैं, उसको हम जो वाइफ के जो कि एल्डरली है उसके वूम में डाल देते हैं. सो शी कैरीज द बेबी फॉर 9 months विद शी नरिशेस हर विद own blood. So it is the same feeling. Same feeling. And so with this donor egg thing, we can help them achieve their dream of parenthood. कोई भी ऐसी एज नहीं है कि आप कोई भी एज में कंसीव कर सकते हो. आई थिंक जो बिल्कुल जो मॉडर्नाइजेशन हुई है साइंस की, टेक्नोलॉजी की भी, और आपने कहा कि आफ्टर 40 if she is able to conceive, so I think there's no age barriers, I guess. तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, ताकि हर कोई अगर माँ बाप बनने का सपना देख रहा है तो अंजू क्लिनिक आके वो अपना ये सपना साकार कर सकता है. तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें. मैं दिव्यांश दीक्षित, मीडिया मिनटों से धन्यवाद. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच.